और अब बात दिल्ली के रण की करते हैं, जो आने वाले दिनों में और दिलचस्प होता जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली के रण में बीजेपी के बड़े सियासी धुरंधर उतरने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो दिल्ली के सियासी रण में अब चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। और इसके बाद एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नारा यहां से फिर बुलंद होने वाला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बटोगे तो कटोगे के नारे की गूंज सुनाई देने वाली है। राजधानी के चुनावी रण में सीएम योगी के उतरने की घड़ी आ गई है। 23 जनवरी से सीएम योगी दिल्ली में प्रचार अभियान की कमान संभालने वाले हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी 4 दिनों के भीतर 14 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी से होने वाली है। कहां-कहां प्रचार करेंगे योगी? 23 जनवरी को दिल्ली के किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी में रैलियां करेंगे। इसके बाद 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पड़पड़गंज में योगी की जनसभाएं होंगी। 30 जनवरी को सीएम योगी महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में प्रचार करेंगे। और फिर 1 फरवरी को वो पालम, विजवासन और द्वारका में रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दिल्ली के दंगल में सीएम योगी को उतरने से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवारों का उत्साह भी चरम पर है। दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी के पोस्टर और बैनर भी लगाए जा चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी की भारी डिमांड के पीछे उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने अब तक जहां-जहां प्रचार किया वहां बीजेपी का सक्सेस रेट शानदार रहा है। सीएम योगी के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का फोकस कुछ खास जगह और वर्ग पर रह सकता है, जिनमें पूर्वांचल और पहाड़ी वोटर्स के साथ बटोगे तो कटोगे का नारा, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। इसके साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फोकस हो सकता है। एक और जहां सीएम योगी के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिख रहा है, तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव कह रही हैं कि दिल्ली में योगी के कैंपेन करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या उनके कैंपेनिंग से कोई फर्क पड़ेगा? मैं नहीं समझती कोई फर्क पड़ने वाला है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएंगे। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इस बार 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव से एकदम अलग सियासी हालात नजर आ रहे हैं। बीजेपी को देखें तो बीते 2 दशक में सबसे मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं इस बीच अब सीएम योगी के एंट्री से माहौल और बदलना तय माना जा रहा है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता 10 साल तक सेवा करने का मौका दे चुकी है, और केजरीवाल के वादे ही अब उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है, क्योंकि इनमें से कई वादे सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रह गए, जिसके चलते इस बार सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी का आक्रामक रुख केजरीवाल का चुनावी गणित बिगाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली वासियों को इंतजार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनके बीच होंगे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम क्या हैं? तो सबसे पहले बात अगर 23 जनवरी की करें तो किराड़ी में उनकी सभा होगी। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद में योगी आदित्यनाथ की सभा होगी। 30 जनवरी महरौली वो विधानसभा जहां पर योगी आदित्यनाथ सभा करते हुए नजर आएंगे। 1 फरवरी वो तारीख जब पालम में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। 23 जनवरी ही उत्तम नगर में योगी की जनसभा। 28 जनवरी को गोंडा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की जनसभा, जबकि 30 जनवरी को आरके पुरम, 1 फरवरी को बिजवासन में योगी आदित्यनाथ आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात करें 23 जनवरी की है तो जनकपुर में 23 जनवरी को इनकी तीसरी सभा होगी, जबकि 28 जनवरी को शाहदरा में योगी आदित्यनाथ आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे। 13 जनवरी राजेंद्र नगर में योगी आदित्यनाथ की सभा, और 1 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में योगी आदित्यनाथ रैली करते हुए नजर आएंगे।
23 जनवरी को जनकपुरी में योगी आदित्यनाथ की रैली है, 28 जनवरी को पटपड़गंज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, 30 जनवरी को छतरपुर, 1 फरवरी को द्वारका में योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। और बीजेपी ये जानती है कि योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर प्रचार करते हैं शानदार स्ट्राइक रेट रहता है। और बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इधर एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में है। उनके एक आदेश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जबरदस्त प्रहार होने वाला है और अब माना जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पुलिस के शिकंजे में ये वही शख्स है जिस पर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने का आरोप है। आरोपी सैफ के घर कैसे पहुंचा, ये सवाल अब भी पुलिस को परेशान कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश का रहने वाला शरीफुल बिना किसी कागज, बिना किसी कानूनी अनुमति के भारत कैसे पहुंच गया। आरोपी शरीफुल से पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो कैसे बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हुआ। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के बांग्लादेशी कनेक्शन का खुलासा किया, जिसके बाद अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं। जी हाँ, महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं होगी। लगातार मिल रही कई शिकायतों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने देर से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य में विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में घोटाला हुआ है। मालेगांव, अमरावती, सिल्लोड़ समेत 20 तहसीलों में भ्रष्ट तरीके से विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को जारी किया गया है। बांग्लादेशी मुसलमानों का इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए होता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम फडणवीस एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से घुसपैठ खत्म करने की मुहिम तेज कर दी है। वहीं किरीट सोमैया ने सीएम के एक्शन पर उनका धन्यवाद जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेशी रोहिंग्या जन्म प्रमाण पत्र घोटाला में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मेरी शिकायत का संज्ञान लेने और कलेक्टरों को तथाकथित जन्म प्रमाण पत्र के लिए विलंबित देरी से आवेदन जारी करने की प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों से पिछले 1 महीने में अवैध रूप से रह रहे 60 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एटीएस का ऑपरेशन जारी है और अब महाराष्ट्र में घुसपैठियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के भिंड की करेंगे, जहां से एक सरकारी बाबू की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दर्शकों तस्वीर आप सभी को देखनी चाहिए। दरअसल सरकारी बाबू एक बुजुर्ग महिला पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे इतना पीटता है कि वो बुजुर्ग महिला जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, क्लर्क की अकड़, बरसाएं थप्पड़। सरकारी दफ्तर में बाबू की दबंगई।